नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम स्पेशल करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सप्ताह भर की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके सामने आते हैं, जो कि आपके लिए परीक्षोपयोगी होती हैं। तो ये खबरें बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज की यात्रा की शुरुआत में देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न पटल पर आपके सामने है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात सीसीआई ने मेटा पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना क्यों लगाया। विकल्प आपके सामने हैं। मेटा ने भारत में डिजिटल भुगतान सेवाओं में प्रतिस्पर्धा का उल्लंघन किया। बी विकल्प कहता है मेटा ने व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ साझा कर प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन किया। विकल्प सी कहता है कि मेटा ने भारत सरकार की अनुमति के बिना व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति में बदलाव किया। या विकल्प डी कहता है कि मेटा पर यह जुर्माना भारत में फेक न्यूज और गलत सूचना फैलाने के कारण लगाया गया। तो देखिए यहां पर जो विकल्प आपका सही है वो है आपका विकल्प बी। बी विकल्प यहां सही है क्योंकि जो मेटा है उसने व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं का डेटा लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ साझा किया और ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रतिस्पर्धा नियम बनाए गए उसका उल्लंघन यहां पर हुआ है। तो बी विकल्प आपका सही है। व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए सीसीआई का यह निर्णय था। सीसीआई ने इस पर गंभीरता से विचार किया। जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसने कहा कि जो मेटा या फेसबुक, इसका नाम अब आप जानते हैं कि फेसबुक का नाम क्या हो गया है, मेटा हो गया है, तो उसके ऊपर उसने 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया और यह कहा कि व्हाट्सएप की जो 2021 गोपनीयता नीति को अनुचित मानते हुए यह कहा कि उसके अनुसार यह व्यापार व्यवहार ठीक नहीं है। अब इनक्लैट ने हालांकि यहां पर थोड़ा सा रिलीफ दे दिया है मेटा को और इनक्लैट ये कह रहा है कि सीसीआई का जो प्रतिबंध है जो लगाया गया है उसके जो जुर्माने लगाए गए हैं उस पर स्थगन देता है और यह कहता है कि इस पर कानूनी समीक्षा की आवश्यकता है और इस पर यह हालांकि कहा है कि जो 50% जुर्माना है वो पहले आप जमा कर दीजिए, उसके बाद इसकी सुनवाई पूरी होने के बाद इसके विषय में अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। अब ऐसे में देखिए ये एनक्लेट क्या है। तो देखिए एनक्लेट अर्थात नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण है। इसने ये बात कही है। यह भारत में क्या है, एक न्यायिक निकाय है जिसे कि कंपनी मामलों, दिवाला और प्रतिस्पर्धा कानूनों से जुड़े मामलों की अपील सुनने के लिए बनाया गया। और कब स्थापना हुई थी, तो स्थापना इसकी हुई है 1 जून 2016 को इसको स्थापित किया गया था। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य बेसिकली अर्थात नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ये जो सीसीआई है उसके फैसलों के खिलाफ अपील को सुनता है। तो एनक्लेट आप याद रखेंगे क्या करता है, सीसीआई के खिलाफ अपील को सुनता है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रयागराज में नए फाउंडेशन बैच की सूचना है। यूपीपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच 7 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है सुबह 7:30 बजे। तो इसको सूचना को आप सुने और इस पर आगे एडमिशन लेकर आप लाभ भी उठा सकते हैं। अब देखिए विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई। विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत आपसे पूछी जा रही, इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि विश्व रंगमंच दिवस जो है वो इसी सप्ताह मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को, इसलिए ये प्रश्न प्रासंगिक है। अब विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत किस संगठन ने की, यूनेस्को ने की, संयुक्त राष्ट्र ने की, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने की या नाट्य अकादमी ने की। देखिए इसकी शुरुआत की थी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान। विकल्प सी आपका सही होगा। तो 27 मार्च को हर वर्ष विश्व रंगमंच दिवस अर्थात वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो रंगमंच से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना, चाहे वो इसके कलाकार हों, डायरेक्टर्स हों या इससे जुड़े अन्य विभिन्न लेखक हों या टेक्नीशियंस हों, इन सबको इस कला को बढ़ावा दिया जाए। थिएटर जो संस्कृति है, थिएटर कल्चर जो है, इसको बढ़ावा देने के लिए ये 27 मार्च को मनाया जाता है। अब ये किसके द्वारा शुरुआत की गई, तो आईटीआई अर्थात इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा 1961 में 1961 में इसको शुरू किया गया था। और विश्व के पहले प्रसिद्ध रंगमंच के तौर पर जाना जाता है थिएटर ऑफ डायोनिसस, जो कि एथेंस ग्रीस में स्थित था। ये थिएटर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। तो आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा कि जो थिएटर की संस्कृति है वो काफी प्राचीन है। ये पहला प्रसिद्ध था। इसका मतलब इससे पहले भी थिएटर की जो परंपरा है उसका स्वरूप आज के थिएटर जैसा जरूर नहीं रहा होगा, लेकिन यह परंपरा काफी पुरानी है। अगला प्रश्न है, चीन ने एक उन्नत डीप सी डिवाइस विकसित की है। यह उपकरण अधिकतम कितनी गहराई तक काम कर सकता है। डीप सी डिवाइस का मतलब कि जो गहरे समुद्र में काम कर सकती है। और यह डिवाइस खतरनाक भी है। इसके लिए यह कहा जा रहा है कि जो काफी देश हैं वो सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि डीप सी में आप जानते हैं कि संचार नेटवर्क का जो रीढ़ होता है
ऑप्टिकल फाइबर के जो तार होते हैं, मोटे मोटे वायर्स होते हैं, वो गहरे समुद्र के माध्यम से वो हर जगह बिछे हुए हैं। तो ऐसी दशा में सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। तो ये कितनी गहराई तक पूछा जा रहा है काम कर सकता है? 2000 मीटर, 3500 मीटर, 4000 मीटर या 5000 मीटर। तो विकल्प आपका सी सही है। ये 4000 मीटर तक काम कर सकता है ये डिवाइस। बेसिकली एक कटर डिवाइस है जिसमें कि मोटर से लगे हुए कटिंग करने के इसमें जो हम कह सकते हैं उपकरण लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से 4000 मीटर की गहराई तक, अर्थात काफी नीचे तक, पारंपरिक रूप से 2000 मीटर की गहराई तक इस तरह का काम हो सकता था, लेकिन 4000 मीटर की गहराई पर अगर कोई इस तरह का कटर है जो कि जो केबल्स होती हैं, वो ऑप्टिकल केबल्स जो होती हैं वो काफी सुरक्षा की मजबूत उसकी सुरक्षा बंदी होती है, बख्तरबंद हम कह सकते हैं वो होते हैं, उसकी कटिंग करने में ये सक्षम है। तो इस लिहाज से इसको जो है खतरनाक भी माना जा रहा है। हालांकि चीन ये कह रहा है कि हम नागरिक उद्देश्य के लिए इसको हम घोषित किए हैं कि नागरिक उद्देश्य में इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन चिंता स्वाभाविक है। ये घोषित करना ही पहली बार हुआ है कि इस तरह के हथियार का घोषित करें, इस तरह के डिवाइस को घोषित करना, तो ये चिंता की बात है। तो इसने चीन ने बनाया है एक उन्नत डीप सी डिवाइस है जो कि 4000 मीटर की गहराई तक काम करेगी। 4000 मीटर की गहराई में ये बख्तरबंद अंडर सी केबल्स को काटने में सक्षम है। शिप साइंटिफिक रिसर्च सेंटर और डीप सी मैन्ड व्हीकल्स की स्टेट लैब द्वारा इसको डेवलप किया गया है और दुनिया की सबसे सुरक्षित जो समुद्री संचार और पावर केबल्स होती हैं उसको ये काट सकता है, इसीलिए चिंता भी है। और यह पहली बार है कि किसी देश ने आधिकारिक रूप से ऐसी तकनीकी के अस्तित्व की पुष्टि भी की है कि हाँ भाई हमारे पास ये है तकनीकी, ये डिवाइस हमारे पास है। अब चीन की जो एडवांस क्रू और बिना क्रू वाली पनडुब्बियां होती हैं उसके साथ इस डिवाइस को कनेक्ट भी किया जा सकता है। क्रू डिवाइस का मतलब जो कि मानव द्वारा जो पनडुब्बी संचालित होती है, क्रू जो पनडुब्बी होती है, और जो बिना क्रू का मतलब कि जो ऑटोमेटेड होती है जिसमें मानव नहीं होते हैं। दोनों ही कंडीशन में इस डिवाइस को उन पनडुब्बियों के साथ अटैच किया जा सकता है। वैसी दशा में जो खुफिया जो उसकी मुहिम है उसमें भी इसका इस्तेमाल करके ऐसी केबल्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस वजह से जो बड़े राष्ट्र हैं आज के समय में सूचना जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है, तकनीकी का युग है, और तकनीकी रूप से सशक्त जो देश जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा समृद्ध होगा। तो आज अगर भविष्य में कोई युद्ध भी छिड़ता है तो उसमें तकनीकी रूप से आगे रहने वाले को हमेशा लीड मिलेगी। तो इस लिहाज से बाकी देशों का इससे डरना स्वाभाविक है। तो देखिए, पारंपरिक तकनीकों के लिए स्टील से बनी मजबूत केबल को काटना मुश्किल था, लेकिन यहां पर 125 मिलीमीटर इसमें डायमंड कोटेड जो ग्राइंडिंग लगी है, इसमें व्हील लगे हैं, वो उससे ये डेवलप हुआ है और 1600 आरपीएम की गति से ये घूमता है, अर्थात काफी तेज घूमता है, 4000 मीटर की गहराई में घूमेगा। 1 किलोवाट का मोटर लगा है, 8 और 1 के अनुपात में ये इसको रिड्यूस भी कर सकता है, मतलब इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो इस लिहाज से ये खतरनाक भी है। अगला प्रश्न है कि हर साल पर्पल डे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प आपके सामने है। कैंसर जागरूकता बढ़ाना, मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हृदय रोगों से बचाव, एड्स के बारे में जानकारी बढ़ाना। तो देखिए, एक तो प्रश्न इंपॉर्टेंट यही है कि जो पर्पल डे है वो क्यों मनाया जाता है? तो मिर्गी के जितने भी लोग हैं उसके संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। मिर्गी एक ऐसा रोग है जो कि किससे जुड़ा है? हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये रोग है और ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल विकार है और इसमें मस्तिष्क जो है हमारा, उसमें असामान्य जो विद्युत गतिविधि है उसके कारण हमको दौरे पड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये एक दीर्घकालिक बीमारी है, लंबे समय तक रहने वाली बीमारी, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। तो 26 मार्च को मिर्गी के बारे में ही जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक अभियान के तौर पर पर्पल डे को मनाया जाता है। याद रखिएगा, पर्पल डे किससे संबंधित है? तो मिर्गी के संबंध में जागरूकता से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिर्गी से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति और समाज में प्रचलित जो मिथक है मिर्गी को लेकर, उन मिथकों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाए और उससे उनको बचाया जाए, सही उपचार की दिशा में उनको प्रेरित किया जाए। आइकीमी अभ्यास में कितने अफ्रीकी देश भाग ले रहे हैं? विकल्प आपके सामने है, 5, 10, 15 या 20। तो देखिए, आइकीमी अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बेसिकली बी विकल्प आपका सही है, 10 अफ्रीकी देश भाग ले रहे हैं और भारत का अफ्रीकी देशों के साथ होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास होने वाला है, नौसेना अभ्यास है। आइकीमी का पूरा नाम क्या है? तो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग है उसको बढ़ाया जाए और नौसेना की क्षमता का निर्माण किया जाए। विशेष रूप से आप देखेंगे समुद्री सुरक्षा को लेकर इस सामरिक दृष्टिकोण से भी और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी सभी के लिए, प्रभुत्व के लिए एक होड़ लगी हुई है। तो ऐसे में
चीन के बढ़ते इस अफ्रीकी क्षेत्र में हस्तक्षेप को देखते हुए एक संतुलन की नीति के लिहाज से भारत का ये जो अभ्यास है वो हम कह सकते हैं कि समुद्री सुरक्षा के लिए एक प्रति संतुलन की नीति का हिस्सा दिखाई देता है। इसमें 10 अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं? तो तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, सेशेल्स, मॉरिशस, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, इसमें भाग लेने वाले 10 अफ्रीकी देश आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो अभ्यास है 2 चरणों में होगा, हार्बर फेज और सी फेज। इसका मतलब कि हार्बर फेज जो बंदरगाह पे कुछ अभ्यास होगा जिसमें सैद्धांतिक बात होगी, और सी फेज जिसमें कि प्रायोगिक तौर पर जो समुद्र के अंदर अभ्यास होता है, इस फेज में आपको ये चीजें दिखाई देंगी। इसमें टेबल टॉप एक्सरसाइज, सूचना साझा करने का अभ्यास, इसके अलावा जब समुद्र में हम चले जाएंगे सी फेज में तो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होता है, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें समुद्र के अंदर की जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नाइट सफारी कहां बनाई जा रही है? भारत की पहली है तो खास हो जाती है, इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी, लेकिन इसका काम अप्रैल 2025 में शुरू हो रहा है, तो इसलिए यह प्रश्न आपके लिए फिर से प्रासंगिक हो जाता है। विकल्प आपके सामने है, मुंबई, लखनऊ, जयपुर या भोपाल, तो इसका सही जवाब है लखनऊ। लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी बनाई जा रही है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसके संबंध में अन्य तथ्य क्या है। तो ये पहली नाइट सफारी देश की है, सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य तो यही है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जा रहा है। इस परियोजना का नाम आपसे पूछ सकता है, तो देखिए इसका नाम कुकरेल नाइट सफारी और एडवेंचर पार्क होने वाला है, और इसका उद्देश्य ही है कि पर्यटन को और वन्यजीव संरक्षण को दोनों को बढ़ावा देना, लखनऊ को इको टूरिज्म का हब बनाना, और साथ ही जो हरित क्षेत्र है अर्थात जो ग्रीन कवर है उसको कैसे और बढ़ाया जाए। कुल निवेश इसमें 1500 करोड़ रुपए होने की संभावना है, उससे अधिक भी हो सकता है। 2 चरणों में होगा, पहला चरण अप्रैल 2025 में शुरू हो रहा है। सिंगापुर की जो नाइट सफारी है उसी से प्रेरित होकर इसको शुरू किया जा रहा है, और कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट लखनऊ के पास जो पहले ही वन्य जीवों और जैव विविधता के लिहाज से काफी फेमस है, उसके उसी जगह पर इसको बनाया जा रहा है, नाम भी उसी का है। इस सफारी में शेर होगा, बाघ, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय समेत अन्य वन जीवों के लिए अलग अलग संरक्षित क्षेत्र यहां पर बनाए जाएंगे। अगला है, 22 मार्च 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट अर्थात इंटैक का नया अध्यक्ष चुना गया? विकल्प आपके सामने है, राजेश शर्मा, अशोक सिंह ठाकुर, मनोज मिश्रा या संजय गोस्वामी। सही जवाब क्या है? तो विकल्प आपका बी सही है, अशोक सिंह ठाकुर जी को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए इंटैक की बात कर लें तो ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए अशोक सिंह ठाकुर जी। कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, और इसकी स्थापना कब हुई थी इंटैक की? 1984 में। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पंजीकरण सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत यह पंजीकृत है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है और जो प्राकृतिक विरासत है दोनों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। कार्यक्षेत्र पूरे भारत में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विभिन्न चैप्टर्स को यह संचालित करता है। अगला है, गिव अप अभियान के तहत 13 लाख से ज्यादा सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाया। यह अभियान किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया था? विकल्प आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है राजस्थान, बी विकल्प आपका सही है। देखिए गिव अप अभियान जो है वो शुरू किया गया था राजस्थान में, और इसके तहत 13 लाख से ज्यादा ऐसे लाभार्थी जो कि अब सक्षम हैं, उन्होंने खुद ही क्या किया? छोड़ दिया लाभ लेना खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत। कहा कि अब हमें खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लाभ नहीं चाहिए। इसमें सरकार पर इसका परिणाम यह हुआ कि 246 करोड़ रुपए का भार कम हुआ इस योजना के तहत, अर्थात ये वित्तीय भार कम हुआ तो सरकार को आर्थिक लाभ हुआ। अब राजस्थान सरकार ने गिव अप अभियान जो है इसकी शुरुआत नवंबर 2024 में की। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि अगर कुछ सक्षम लोग हैं जो कि इस योजना के तहत अपात्र हैं, तो ऐसे लोग खाद्य सुरक्षा योजना का जो लाभ है वो स्वेच्छा से न लें, वो खुद ही इसको क्या कर दें? गिव अप कर दें। तो स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रेरित करना, जो लोग सक्षम हैं उनको ये अभियान चलाया गया। ये अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो गरीबी रेखा के ऊपर अब उठ चुके हैं और अब इस योजना के लिए पात्रता नहीं रखते हैं, क्योंकि ये योजना बेसिकली गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अगर बात कर लें तो खाद्य सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन को इंगित करता है। अब ये कल्याण अर्थात वेलफेयर के बजाय क्या हो गया था? ये अधिकार आधारित जो दृष्टिकोण था, मतलब कल्याण के लिहाज से नहीं बल्कि आप इसको अपना अधिकार मानने लगे, तो इस दृष्टिकोण में परिवर्तन की जरूरत है। ये अधिकार नहीं है भाई, गरीब लोगों के लिए है, तो जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको इसका लाभ उठाने दीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो खुद ही इसको आप
गिव अप कीजिए, छोड़ दीजिए। तो इसी के लिए अभियान चलाया गया था। तो प्रश्न आज का आपके लिए है अभ्यास प्रश्न। क्या अभ्यास प्रश्न है? तो इंटेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प आपके सामने है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।